नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 7 भाग 6 तक पढ़ लिया था। भाग 6 में आपने एडॉप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाग 7 में, उसके आगे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि है जीवाश्मों का काल निर्धारण कैसे किया जाता है, पृथ्वी के इतिहास को कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। तो भाग 7 का टॉपिक है आपका जीवाश्मों का काल निर्धारण। जीवाश्म क्या होता है ये आपको बताया है, जीवों का अवशेष जो चट्टानों में दबे हुए हों, रेत में दबे हुए हों, तो जो प्राप्त होते हैं आज के समय में हजारों साल पुराने अवशेष, उन्हीं को कहते हैं जीवाश्म। अब इस जीवाश्म का काल निर्धारण कैसे किया जाता है? काल निर्धारण मतलब कि कितना पुराना है ये जीवाश्म, उसका काल निर्धारण किया जाता है। उसकी कुछ विधियां हैं। यहाँ पर आप उनकी विधियों के सिर्फ नाम पता करेंगे, थोड़ी बातें पता करेंगे। आप ये मत सोचना कि आप काल निर्धारण करना सीख जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं होता। जीवाश्म का काल निर्धारण करना ये छोटा टॉपिक नहीं होता, बड़ा टॉपिक है जो कि आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। जीवाश्मों का काल निर्धारण करने की 3 मुख्य विधियाँ हैं, और तीनों के तीनों किस पर डिपेंड है? रेडियोधर्मी तत्वों पर। वातावरण में बहुत सारे ऐसे रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं जो अपनी रेडियोधर्मिता खोते रहते हैं और अपने समस्थानिकों में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियोधर्मिता खोकर किसमें बदलता रहता है? लेड और हीलियम में बदलता रहता है। कार्बन 14 है तो कार्बन 14 अपनी रेडियोधर्मिता खोकर कार्बन 12 में बदलता रहता है। और इसी तरीके से पोटेशियम है, पोटेशियम भी अपनी रेडियोधर्मिता खोकर ऑर्गन वगैरह में बदलता रहता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का अपना एक अर्ध आयु होता है, हाफ लाइफ पीरियड जिसे कहते हैं, यानी वह समय जिसमें वह अपनी मात्रा का आधा हो जाता है। तो इसी के अनुपात को निकाल वगैरह करके काल का निर्धारण किया जाता है कि जीवाश्म कितना पुराना हुआ होगा। तो ये आपको निकालना नहीं है, बस आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम जीवाश्मों का काल निर्धारण करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जीवाश्मों के काल निर्धारण की विधि बताइए। तो 3 विधि हैं। एक हो गया यूरेनियम विधि, दूसरा हो गया कार्बन 14 विधि, और तीसरा पोटेशियम आर्गन विधि। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डेटिंग मेथड। तो यहां पर वही आपको जानना है, रेडियोधर्मी तत्व हर प्रकार के वातावरण में एक निश्चित दर से अपनी रेडियोधर्मिता खोकर अपने रेडियोधर्मिता विहीन समस्थानिकों में बदलते रहते हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो अपनी रेडियोधर्मिता खोकर लेड और हीलियम में बदलता रहता है। लेड और हीलियम रेडियो एक्टिव विहीन होती हैं। कार्बन 14 है तो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो अपनी रेडियो एक्टिविटी खोता रहता है और वो कन्वर्ट होता रहता है कार्बन 12 में। इन रेडियोधर्मी तत्वों का अनुपात ज्ञात करके विभिन्न चट्टानों एवं उनमें उपस्थित जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है या निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला आता है यूरेनियम लेड विधि। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं। ये विधियां आपको सिर्फ थोड़ी बहुत बातें बताई जा रही हैं, काल निर्धारण नहीं कराया जाएगा, आपको ना सिखाया जाएगा कि कैसे काल निर्धारण किया जाता है। आपको ये नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है विधियां कौन सी होती हैं काल निर्धारण की। यूरेनियम लेड विधि, कार्बन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन विधि। रेडियोधर्मी यूरेनियम तत्व अतिमंद एवं अपरिवर्तित दर से अपनी अरेडियोधर्मी समस्थानिक रूप लेड और हीलियम में बदलता रहता है। यह वातावरण में हुए तापीय दाब रासायनिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूरेनियम की अर्धायु कितनी होती है, हाफ लाइफ पीरियड यूरेनियम की, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष होती है। यानी 4.5 अरब वर्ष बाद यह अपने मात्रा का आधा रह जाएगा। यानी आप 1 किलो यूरेनियम ले लो और 4.5 अरब वर्ष बाद देखोगे तो वो आधा बचेगा। इस समय यूरेनियम की मात्रा घटकर आधी रह जाती है। इस प्रकार यदि किसी चट्टान में यूरेनियम एवं लेड के अनुपात का पता लग जाए तो उसकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये पहली विधि थी जिसके द्वारा आप जीवाश्मों का काल निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा रेडियोधर्मी कार्बन विधि, से कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग मेथड किस लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों के काल निर्धारण के लिए या पौधों के काल निर्धारण के लिए भी किया जाता है। इस विधि द्वारा केवल 40,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो रेडियोधर्मी जो कार्बन 14 होता है
वो मंद और अपरिवर्तित गति से अपनी रेडियोधर्मिता खोकर कार्बन 12 जो नेचुरली इन वातावरण में पाया जाता है, कार्बन 12 उसमें बदलता रहता है। कार्बन का वो समस्थानिक कार्बन 14 क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव विहीन है। किसी जीवाश्म में उपस्थित कार्बन 14 की मात्रा या उससे निकली बीटा रेडियोधर्मी किरणों की मात्रा से जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जा सकता है। पोटेशियम आर्गन विधि, यह अभी नवीन विधि है जिसका प्रयोग जो अफ्रीका में पाए जा रहे हैं मानव के जीवाश्म हैं उनकी आयु की गणना करने में किया जा रहा है। यह सबसे नवीनतम विधि है। इसे पूर्वी अफ्रीका में मानव के जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने में काम में लाया गया। चट्टानों में साधारणतः पोटेशियम के साथ 0.1% रेडियोधर्मी पोटेशियम होती है जो मंद गति से परिवर्तित होकर यानी अपनी रेडियोधर्मिता खोकर कैल्शियम और आर्गन में बदल जाती है। इसकी अर्धायु 1.3 गुणे 10⁹ वर्ष है। बस तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। पहले तो ये कि जीवाश्मों के काल निर्धारण की विधियाँ कौन सी हैं? 3, यूरेनियम लेड विधि, कार्बन मेथड या कार्बन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, 3 विधि। इसमें से नेक्स्ट कि यूरेनियम अपनी रेडियोधर्मिता खोकर किस में बदलती रहती है? लेड और हीलियम में। दूसरा, यूरेनियम की अर्धायु कितनी होती है? 4.5 अरब वर्ष। बस इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कार्बन से तो कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वह रेडियोधर्मिता खोकर किस में बदलता रहता है? कार्बन 12 में बदलता रहता है। ठीक। उसके बाद पोटेशियम आर्गन विधि, तो पोटेशियम आर्गन विधि काल जीवाश्मों के काल निर्धारण की नवीनतम विधि है जिससे इसका प्रयोग पूर्वी अफ्रीका में मानव के जीवाश्म का काल निर्धारण करने में किया जा रहा है। दूसरा, इसकी अर्धायु कितनी होती है रेडियोधर्मी पोटेशियम की? 1.3 गुणे 10⁹ वर्ष। बस अब हम पढ़ेंगे महाकल्पों के बारे में। जैसे आप पढ़ते हो ना इतिहास में अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो भारत के इतिहास को किस में डिवाइड किया गया है? पूरा पाषाण काल यानी जब चट्टानी क्षेत्र पाए जाते थे, उसके बाद पाषाण काल यानी जब पत्थरों का औजार बनाकर प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। उसी तरीके से पृथ्वी के भी इतिहास को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। यानी कह सकते हैं पृथ्वी के निर्माण से और अब तक के वर्ष को, अब तक के काल को 5 महाकल्पों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी के आवरण के बनने और अब तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? याद करिए, कौन कौन से 5 महाकल्प हैं? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। 5। आइए, पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। याद करिए कौन कौन से? आर्कियोजोइक, दूसरा प्रोटीरोजोइक, तीसरा पेलियोजोइक, चौथा मीसोजोइक और 5वां सीनोजोइक। याद करिए, पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में डिवाइड किया गया है। आर्कियोजोइक यानी जब पृथ्वी पर प्रथम जीव प्रकट हुए होंगे, बैक्टीरिया का निर्माण हुआ होगा, नीलहरी शैवाल का निर्माण हुआ होगा। फिर प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक जो आज का समय चल रहा। ये 5 महाकल्प हैं। इन 5 महाकल्पों में से इन दोनों को, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक महाकल्पों को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहते हैं। महाकल्प आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक ये दोनों प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहलाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कौन कौन से महाकल्प आते हैं तो क्या बताएंगे? आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक ये सभी
कैम्ब्रियन महाकल्प में आते हैं, कैम्ब्रियन महाकल्प में आते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इनमें सबसे बड़ा महाकल्प कौन सा है? पांचों महाकल्प में से सबसे बड़ा महाकल्प कौन सा है? तो इन पांचों में से सबसे बड़ा महाकल्प है पेलियोजोइक महाकल्प। यह सबसे बड़ा महाकल्प कहलाता है। ठीक है, पेलियोजोइक के समय में मछलियों का विकास हुआ था। मीजोजोइक है, मीजोजोइक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मीजोजोइक को सरीसृपों का युग कहा जाता है, सरीसृपों का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस युग में सरीसृप का विकास हुआ, डायनासोरस वगैरह का विकास हुआ, आर्कियोप्टेरिक्स वगैरह का विकास हुआ। मीजोजोइक को जिम्नोस्पर्म का युग भी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिम्नोस्पर्म का भी उद्भव हुआ था। सीनोजोइक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सीनोजोइक को स्तनियों का युग कहा जाता है, यानी स्तनधारियों का विकास इसी युग में हुआ था, सीनोजोइक युग में, महाकल्प में। इसी को एंजियोस्पर्म का युग भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म पौधे का विकास भी, उद्भव भी इसी महाकल्प में हुआ था। याद करिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बाकी है तो बहुत गाथा। इसे कल्पों में भी विभाजित किया गया है, सीनोजोइक के कल्पों को युगों में भी विभाजित किया गया है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना मत पढ़िएगा। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको टिक करा दूंगा बुक में, जो चीज़ें हैं वो बस इतना आप पहले याद करिए कि पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। इनमें से प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहते हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक को कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहते हैं। इन पांचों महाकल्पों में सबसे बड़ा महाकल्प कौन सा है? पेलियोजोइक महाकल्प सबसे बड़ा महाकल्प है। मीजोजोइक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसे सरीसृपों का युग कहते हैं, क्योंकि इसमें सरीसृपों का उद्भव हुआ था, डायनासोर्स वगैरह विकसित हुए थे, आर्कियोप्टेरिक्स वगैरह उद्भव हुए थे। और इसे जिम्नोस्पर्म का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महाकल्प में जिम्नोस्पर्म का भी उद्भव हुआ था। सीनोजोइक जो महाकल्प है, सीनोजोइक महाकल्प को स्तनियों का युग कहा जाता है, क्योंकि स्तनधारियों का विकास सीनोजोइक महाकल्प में हुआ था। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि मीजोजोइक के अंत में स्तनधारियों का विकास शुरू हुआ था, यानी जब मीजोजोइक का अंत हुआ और सीनोजोइक का उद्भव हुआ, तब वहाँ पर स्तनधारियों का विकास विकसित हो रहा था, एंजियोस्पर्म का विकास हो रहा था। इस वजह से इसे स्तनियों का युग और एंजियोस्पर्म का युग भी कहते हैं। अब इनमें से अगर आप देखें तो पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, इनको कल्पों में भी विभाजित किया गया है। ये महाकल्प हैं, इनके भी अंडर कई कैटेगरीज हैं जिन्हें हम कल्प कहते हैं। सीनोजोइक के जो कल्प हैं इनको युगों में भी विभाजित किया गया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बुक में बता देता हूँ। आइए बुक पे देखते हैं। पहले इतना याद कर लीजिए कि पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक और मीजोजोइक। इनमें से आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक को कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं। आपने याद कर लिया होगा। पेलियोजोइक सबसे बड़ा महाकल्प है। फिर आपने पढ़ा मीजोजोइक सरीसृपों का युग कहलाता है, जिम्नोस्पर्म का युग कहलाता है, और सीनोजोइक एंजियोस्पर्म का युग कहलाता है, स्तनियों का युग कहलाता है। ठीक है, आइए देखिए भूवैज्ञानिक समय मापक्रम। पृथ्वी का आवरण बनने से लेकर पृथ्वी के इतिहास के संपूर्ण समय का यह मापक्रम है। जीव की उत्पत्ति से आज तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, यानी पृथ्वी पर जो प्रथम जीव प्रकट हुआ और अब तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, जिसे आर्कियोजोइक कहते हैं, आदिकल्पी। ये हिंदी वाला मत याद करिएगा, बहुत पर कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक या और सीनोजोइक, ये 5 महाकल्प हैं। इनमें से आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक को कैम्ब्रियन महाकल्प कहते हैं। देखिए आर्कियोजोइक एवं प्रोटीरोजोइक महाकल्पों को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहते हैं। पेलियोजोइक, मीजोजोइक तथा सीनोजोइक महाकल्पों को सम्मिलित रूप से कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहते हैं। पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक महाकल्पों के को कल्पों यानी पीरियड्स में भी विभाजित किया गया है, और सीनोजोइक महाकल्प के कल्प को युगों में विभाजित किया गया है। आइए चार्ट में देखिए,
5 महाकल्प हैं, कब से कब तक? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले का जो महाकल्प है वो कहलाता है एजोइक। याद करिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले का जो महाकल्प था उसे क्या कहते हैं? एजोइक। एजोइक मतलब वह अवस्था पृथ्वी की जिस पर जीवन नहीं था। देखिए, जीवन रहित युग किसे कहते हैं? एजोइक को। क्लियर है बातें? तो अब ये मत सोच लीजिएगा कि पृथ्वी के इतिहास को 6 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। अगर आप ये कहेंगे कि पृथ्वी के निर्माण से अब तक के समय को 6 महाकल्पों में विभाजित किया गया तब तो सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रकट होने से और आज तक के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, ठीक। एजोइक महाकल्प जीवन रहित युग। आ गया आर्कियोजोइक, जिसमें जीवन प्रकट हुआ। और आपको पता है, मैंने बताया कि जीवन सबसे पहला प्रकट हुआ था वो कौन सा था? बैक्टीरिया, सिंपल ऑर्गेनिज्म। 1 बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन वर्ष तक यह चला। प्रथम जीव का विकास, बैक्टीरिया का विकास, नीलहरित शैवाल का विकास। आर्कियोजोइक के बाद आता है प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक 1.5 बिलियन वर्ष तक चला। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, ये सब थोड़ा बहुत अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जलीय अकशेरुकियों का विकास हुआ, हरे शैवाल और कवक का विकास हुआ प्रोटीरोजोइक अवस्था में। पेलियोजोइक, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? पेलियोजोइक सबसे बड़ा महाकल्प है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें पेलियोजोइक को कई कल्पों में विभाजित किया गया, जैसे देखिए कैम्ब्रियन कल्प है, ऑर्डोविशियन, साइलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो ये सब याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, याद भी नहीं होगा। ये डेट वगैरह भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें याद करने की जरूरत है। जैसे पेलियोजोइक में एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी पेरिपेटिस का उद्भव हुआ। पेरिपेटस आपको बताया गया ना, संयोजी कड़ियों में एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस, उसका उद्भव हुआ। तंतुमय शैवालों का उद्भव हुआ। जलीय कशेरुकियों का उद्भव हुआ। वायु में सांस लेने वाले आर्थ्रोपोडा, ऑस्ट्रेकोडर्म मछलियों का विकास, फर्न का उद्भव हुआ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जा सकता है? वो ये मछलियों का विकास किस युग में हुआ, किस महाकल्प में हुआ या किस युग में हुआ। तो अगर पूछा जाए कि मछलियों का विकास किस महाकल्प में हुआ तो पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ। अगर पूछा जाए मछलियों का विकास किस कल्प में हुआ, किस पीरियड में हुआ, तो साइलुरियन कल्प में हुआ। फर्न का उद्भव किस कल्प में हुआ? साइलुरियन। फर्न का उद्भव किस महाकल्प में हुआ? पेलियोजोइक महाकल्प में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम मछलियों का युग कहते हैं, डेवोनियन कल्प को या पेलियोजोइक महाकल्प को। प्रथम कशेरुकी उभयचर में स्टेगो सिफेलिया का विकास हुआ। मूल सरीसृप सिमूरिया पदार्पण का उद्भव, पंख वाले कीट का विकास हुआ। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि किसका विकास किस कल्प में, किस महाकल्प में हुआ। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मछलियों का विकास याद रखेंगे, फर्न का उद्भव याद रखेंगे। अब आता है मीजोजोइक। आपको क्या बताया ना, मीजोजोइक सरीसृपों का युग कहलाता है। मीजोजोइक सरीसृपों का युग कहलाता है, जिम्नोस्पर्म का युग कहलाता है। क्यों? क्योंकि मीजोजोइक में सरीसृपों का उद्भव हुआ था, जिम्नोस्पर्म पौधों का उद्भव हुआ। अब इसे भी अलग अलग कल्पों में डिवाइड किया गया है। ट्राइएसिक, जुरासिक, आपने पढ़ा ना, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड मूवी, ये सभी। ट्राइएसिक में विभिन्न डायनासोर के पूर्वज का विकास हुआ। थिकोडॉन डायनासोर का उद्भव हुआ। प्रोटीरोथीरिया का विकास हुआ आकाशीय चरण सीमा पर। जिम्नोस्पर्म के घने जंगल बने। यानी ये मुख्य विशेषता है मेसोजोइक के। जिम्नोस्पर्म का उद्भव हुआ और सरीसृपों का उद्भव हुआ। डायनासोर सरीसृप में ही आते हैं। डायनासोर की विभिन्न जातियों ने पृथ्वी पर राज किया। मोनोट्रिमस और मार्सुपियल्स का उद्भव हुआ। सरीसृप एवं पक्षियों की संयोजी कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स का उद्भव हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी कौन सी है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स भी डायनासोर के अंतर्गत ही आते हैं। बीजी फंड का पतन हुआ, जिम्नोस्पर्म का विस्तार हुआ, पुष्पीय पौधों की उत्पत्ति हुई। अब डायनासोर लास्ट में मीजोजोइक अवस्था में, मीजोजोइक के अंत तक डायनासोर विलुप्त हो गए। टेलियोस्ट मछलियों का विकास हुआ। आधुनिक पक्षियों का विकास हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधुनिक पक्षियों का विकास किस महाकल्प में हुआ? तो मीजोजोइक के अंत तक। जरायुजीय स्तनियों का विकास हुआ। जिम्नोस्पर्म का पतन हुआ। पुष्पी पौधों का विकास शुरू हुआ। अब पुष्पी पौधों का विकास यानी एंजियोस्पर्म का युग किसे कहते हैं? सीनोजोइक को, जो आज के समय में चल रहा है। स्तनियों का युग भी इसी को कहते हैं, क्योंकि स्तनियों यानी स्तनधारियों का विकास भी सीनोजोइक महाकल्प में हुआ।
अब इसे कई कल्पों में विभाजित किया गया है और सीनोजोइक एक अकेला महाकल्प है जिसके कल्पों को पीरियड युगों में भी विभाजित किया गया है। देखिए ये युग हैं, ये कल्प हैं, ये युग हैं और ये महाकल्प है। तो सीनोजोइक एक ऐसा महाकल्प है जिसके कल्पों को युगों में भी विभाजित किया गया है। अब युग में पेलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, रिसेंट, जो कि आज का समय का चल रहा है। सीनोजोइक में आधुनिक पक्षियों का विकास हुआ, आदिम स्तनधारी घास के जंगल का विकास हुआ, पुष्पधारी पौधों का लगातार विस्तार होता रहा। पेलियोसीन में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक पक्षियों का विकास किस युग में हुआ, तो पेलियोसीन में। ठीक। मीसोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ ओलिगोसीन में। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मीसोहिप्पस घोड़े का विकास किस युग में हुआ, ओलिगोसीन में, बस और कुछ नहीं। प्लायोहिप्पस घोड़े का विकास किस युग में हुआ, प्लायोसीन में। इसके नाम से ही क्लियर हो गया। आधुनिक मनुष्य का विकास किस युग में हुआ, तो बता सकते हैं आधुनिक मनुष्य का विकास प्लीस्टोसीन युग में हुआ, क्वाटरनरी कल्प में हुआ और सीनोजोइक महाकल्प में हुआ। और आज के समय का जो चल रहा है मानव का युग जिसे हम कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों का भी विकास सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत हुआ। तो ये था पृथ्वी के 5 महाकल्पों की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद आता है टॉपिक जैव विकास के सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिक यह बताने का प्रयास किए कि कैसे जीवों का विकास हुआ होगा, इनके एक समान पूर्वज से कैसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास हुआ होगा, यह बताने का प्रयास किए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 सिद्धांत हैं, याद करिए। जैव विकास के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। याद करिए, जैव विकास के सिद्धांत 3 हैं। कौन कौन से? लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत, दूसरा डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत और तीसरा ह्यूगो डे व्रीज द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया। याद करिए, जैव विकास के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैव विकास के 3 सिद्धांत, लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत, दूसरा डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत और तीसरा ह्यूगो डे व्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये सभी एक कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी बुक में दिया गया, आप पढ़िएगा और कई बार आप पढ़ेंगे तो शायद याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप लिख ले जाओगे। क्या कहता है लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत? लैमार्क द्वारा जो जैव विकास का सिद्धांत दिया गया वो क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है? उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो हम सीखते हैं। देखिए, 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात जो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम संतान पैदा होता है, रोने लगता है, हाथ पैर इधर उधर फेंकने लगता है, तो वो उसका जन्मजात लक्षण है। रोना होना, हंसना हंसना उसका जन्मजात लक्षण है। उपार्जित लक्षण क्या होता है? वे लक्षण जो हम जन्म के बाद सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाना हम सीखते हैं, अपने आप नहीं आता। तैरना, पानी में तैरना हम सीखते हैं, तो ये उपार्जित लक्षण होती हैं। तो लैमार्क का जो जैव विकास का सिद्धांत है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, वो यही कहता है कि जीवों का विकास उनमें जीवन पर्यंत लक्षणों के उपार्जित होने से होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई जीव है, वो अपने जीवन पर्यंत जो भी लक्षण सीखता है वो उसकी संतान में आता रहता है और इस तरह से जीवों का विकास होता है। अब इनकी कुछ बातें सही भी लगती हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनकी बातें सही हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं नहीं ये गलत है। अब सही है के भी उदाहरण मैं दूंगा, नहीं है के भी उदाहरण मैं दूंगा। जैसे लैमार्क का मानना था कि जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है और धीरे धीरे यह उनकी संतानों में वंशांगत हो जाता है, लेकिन ये ऐसा कहीं दिखता नहीं है, बहुत रेयर है जो इन्होंने बात बताई है। अब इनका उदाहरण क्या था? जिराफ। सबसे पॉपुलर इनका एग्जाम्पल है, लैमार्क का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है? लैमार्क का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है? जिराफ।
जिराफ, इनका मानना था कि जिराफ पहले बकरियों जैसे थे, छोटी गर्दन, आगे और अगली और पिछली टांगे बराबर, घास फूस खाते थे। इनका मानना था कि एक समय ऐसा आया होगा जब इनकी संख्या बड़ी होगी, घास जमीन पे घास खत्म हुए होंगे, तो ये पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू की। तो पेड़ों के जो पत्तियों को खाती थी तो इनको गर्दन उठानी पड़ती थी। अब धीरे धीरे जो निचले स्तर के जो पौधे थे उनकी पत्तियां खत्म हुई, तो और ऊंचे पौधों की पत्तियों को खाने के लिए इनको और अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ी। तो धीरे धीरे इनको गर्दन ऊपर करनी पड़ी और ऐसे करते करते इनकी गर्दन लंबी हुई और अगली टांगे भी लंबी हुई। और ये जो लक्षण था वे उसके संतानों में वंशांगत होने लगे और आज के समय में जो जिराफ हैं उनमें अगली टांगे और उनकी गर्दन लंबी हो गई। लैमार्क का मानना था। लैमार्क का मानना था कि अगर हम कोई अंगों का विशेष प्रकार से उपयोग करें तो उसमें आकार बढ़ता है, वो अंग विकसित होता है और बाद में वो संतानों में वंशांगत होता है। तो ये उदाहरण था जिराफ का कि अगर गर्दन को वो ऊंचा कर रहा है तो उसके अंग में विकास हो रहा है, वो लंबी हो रही है और धीरे धीरे ये लक्षण उसके वंश में वंशांगत हो जाती है और जो नया संतान जिराफ का पैदा हो रहा है वे सभी ऊंची गर्दन और अगली टांगे ऊंची वाली पैदा हो रही हैं। लैमार्क का मानना था। लैमार्क का ये भी मानना था कि अगर हम किसी अंग का उपयोग ना करें तो वो अनुपयोग और अवशेषी हो जाता है। जैसे इनका मानना था कि सांप के पहले पैर होते थे, तो ये बात तो सत्य है क्योंकि आज भी सांप के कंकाल में उसके पैर की हड्डियां दिखाई देती हैं। भले ही सांपों में पैर ना हो लेकिन पैर की हड्डियां होती हैं उनके कंकाल में। तो ये क्या दर्शाता है? लैमार्क का मानना था कि पहले सांप के पैर होते थे, पैर की वजह से वो बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार कम होती थी, उनके शिकारी उनको पकड़ के खा जाते थे। अब सांपों ने तरीका अपनाया, पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, पैरों को ऐसे कर लिया और रेंग कर भागना शुरू किए और रेंगने पर उनकी अब रफ्तार बढ़ गई। धीरे धीरे सांपों ने उन पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया और देखते देखते उनके ये जो लक्षण था पैर का उपयोग ना करना, धीरे धीरे पैर विलुप्त होते गए उनके शरीर से और आज अब उनके जो संतान उत्पन्न होते हैं सांपों के, उनके पैर नहीं होते हैं। तो लैमार्क का ये मानना था कि अंगों का उपयोग करने से और अंगों का अनुपयोग करने से परिवर्तन जो होता है वो उनके लक्षणों में वंशांगत हो जाता है। अब इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, लैमार्क ये बात गलत बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि लैमार्क का यह बात गलत है कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति नहीं होती। जैसे अगर आपने डेली लाइफ में भी देखा है कि अगर हम तैरना जानते हैं, अगर हम तैरना सीख लिए हैं, हमारी कई पुश्तें अगर तैरना सीख गई हैं पानी में, तो ऐसा नहीं है कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली संतान है वो पानी में तैर ले बिना सीखे, नहीं, आज भी उसे सीखना पड़ता है। साइकिल चलाना सदियों से सभी जानते हैं, हर वंश के प्राणी जानते हैं, तो उनकी अगली वंश जो पैदा होती है वो खुद ब खुद साइकिल नहीं चला सकती, उसे साइकिल चलाना सीखना पड़ता है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि लैमार्क का जो उपार्जित लक्षण की वंशांगति के सिद्धांत है वो सही नहीं है। अब कुछ साइंटिस्ट ने इसका प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि नहीं, लैमार्क जो कह रहे थे वो सही है। तो इसमें आज भी दुविधा है। तो आपने समझा कि लैमार्क कहना क्या चाहते थे? लैमार्क कहना चाहते थे कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है और उससे जैविक जीवों का विकास होता है। यानी जीव जो जीवन पर्यंत जो सीखता है, जो अपने शरीर में बदलाव करता है, वह वंशांगत होता है उसकी संतान में। ठीक। अब इसमें एक और उदाहरण कि इनका जो लैमार्क का जो उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत था वो सही नहीं है का एक भारत में भी प्रथा थी नाक और कान छिदवाने की। नाक कान छिदवाने की प्रथा यही थी कि शायद सिद्ध करना चाह रहे होंगे कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है। अगर लैमार्क सही थे तो नाक कान छिदवाने की प्रथा भारत में बहुत सालों से है औरतों में, तो क्यों नहीं अभी कोई भी ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें नाक कान पहले से छिदा हो? हम जीवन पर्यंत तो हम बचपन से छिदवा ही लेती हैं लड़कियां और जीवन पर्यंत उनका वैसे ही रहता है, तो क्यों नहीं यह परिवर्तन हो रहा है? तो लैमार्क अगर सही होते तो यह परिवर्तन भी होता। आज के समय में जो बच्चियां पैदा होती हैं उनके नाक कान छिदे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो लैमार्क के बारे में आपने समझा कि लैमार्क क्या कहना चाहते थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लैमार्क
प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विकास का प्रथम सिद्धांत दिया, जिसे लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी जैसे अगर हम उपार्जित लक्षण हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ाते पढ़ाते ये हमारा लक्षण हो गया कि हम पढ़ा ले जा रहे हैं, उपार्जित लक्षण हो गया। उपार्जित हमने सीख लिया कि कैसे पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है कि आपको समझ में आए। तो अगर यही पढ़ाने का ढंग हमारे वंश में आगे भी बढ़ा, हमारी संतानों में भी ये चीज़ आ गया, तब तो लैमार्क सही हो गए। लैमार्क द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत दिया, जिसे हम लैमार्कवाद भी कहते हैं। लैमार्कवाद कुछ नहीं, जिस साइंटिस्ट ने जो अपना सिद्धांत दिया उसके नाम के आगे वाद लगा दो, लैमार्कवाद हो गया। डार्विन है तो डार्विन का जो सिद्धांत वो कौन सा है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, उसे क्या कहते हैं? डार्विनवाद। ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तनवाद। ठीक। विकास का प्रथम सिद्धांत फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1801 में प्रस्तुत किया। 1809 में लैमार्क ने अपने वाद की विस्तृत रूपरेखा अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में दी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लैमार्क ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका सिद्धांत लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहलाता है। आइए देखते हैं इनका सिद्धांत। देखिए सिद्धांत ये रहा। इस सिद्धांत की प्रस्तुति संक्षेप में निम्न प्रकार से की गई। पहला, आंतरिक जैव बल। आंतरिक जैव बल का मतलब क्या होता है? इनका मानना था कि जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आज के समय में देखें तो हाँ, एक एग्जाम्पल ये भी दिया जा सकता है। अगर आप जिम जाते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब भी बनाते हो, तो ये उपार्जित लक्षण हो गया। यानी आप में ये बल है कि आप अपने शरीर में बदलाव ला सकते हो। तो इनका मानना था कि वो बदलाव जो आप लाते हो वो आपकी संतानों में वंशागत होता है। तो ऐसा होता है नहीं। आप अगर देखोगे कि मस्कुलर बॉडी वाले जो भी पर्सन्स हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी वगैरह बनी हुई है, तो क्या उनकी संतान अपने आप ऐसी पैदा होगी? बॉडी बिल्डर नहीं पैदा होगी, उसे भी करना पड़ेगा जिम वगैरह, तभी वो परिवर्तित होगी। लेकिन इनका मानना था कि जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ यह है कि जीवों के पूरे शरीर तथा उनके विभिन्न अंगों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अब ये तो जिराफ को एग्जाम्पल लेके कर रहे थे। अगर किसी बॉडी बिल्डर को एग्जाम्पल लेकर कर रहे होते तब तो फेल हो जाते उसी समय। तो ये जिराफ को लेकर कर रहे थे कि जिराफ के आंतरिक बल में, या जिराफ ही नहीं बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनका मानना था कि जिराफ के जो गर्दन है उसमें अपने आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति थी। उसने गर्दन ऊपर करके खाना शुरू किया और धीरे धीरे उसके गर्दन का विकास हुआ। दूसरा कहते हैं वातावरण का प्रभाव नई आवश्यकताएं। जो वातावरण का प्रभाव है, आवश्यकता है, उसके अनुसार भी शरीर में बदलाव आता है। लैमार्क का ये मानना था कि वातावरण सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। परिवर्तित वातावरण ही जीवों में नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। जीवों की लगातार नई जरूरतों के अनुसार नए अंगों तथा शरीर के दूसरे भागों का विकास होता है। इनका मानना था अपने आप होता है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि अपने आप अंगों का विकास तो नहीं होता जरूरतों के अनुसार। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। किसी अंग का विकास उसके कार्य करने की क्षमता, उसके उपयोग तथा अनुपयोग पर निर्भर करती है। यानी वही बात कि अगर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि तेज होता जाएगा, और अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो बुद्धि कम होती जाएगी। कहीं ना कहीं सही लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको फेल करता है। लगातार उपयोग से अंग धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। इनका मानना था किसको? जिराफ की गर्दन को लेके, कि लगातार उसका प्रयोग वो करते रहें और उनके अंग काफ़ी विकसित हुए। और अनुपयोग का उदाहरण क्या दिया था? सांप के पैर को। जबकि उनके अनुपयोग यानी प्रयोग ना करने से इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इससे अंग धीरे धीरे अपहरास हो जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। इसका उदाहरण उन्होंने सांप के पैर को दिया कि सांप ने अपना पैर प्रयोग नहीं करते थे, बंद कर दिया था, जिसके कारण वो विलुप्त हो गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन्होंने कहा जीव जो भी लक्षण अपने शरीर में परिवर्तित करता है वह उनके संतानों में वंशागत होती है।
इस प्रकार जीवन काल में आए परिवर्तनों को जीव उपार्जित कर लेता है और इसे आनुवंशिकी द्वारा अपने संतानों में पहुंचा देता है। कुछ हद तक इनकी बातें सही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वातावरण में, प्रकृति में, जो इनके इस जैव विकास के सिद्धांत को फेल करता है। आइए देखें इनके उदाहरण कौन कौन से दिए थे लैमार्क ने। उपयोग के उदाहरण दिए। अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता है, जिसके लिए उसकी अगली टांग पिछली टांग से लंबी तथा गर्दन भी लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर टांग कर लीजिएगा। लैमार्क के मतानुसार इनके पूर्वजों की गर्दन तथा अगली टांगें सामान्य आकार की थी, मतलब बकरी जैसी थी, क्योंकि उस समय वहां पर घने जंगल और घास फूस के मैदान थे। इनका मानना था कि घास फूस के मैदान खत्म हुए होंगे तो ऊंची पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए इनको अपनी गर्दन उठानी पड़ी होगी, और धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, उनकी अगली टांगें लंबी और गर्दन लंबी हो गई। जैसे जैसे जलवायु शुष्क होती गई, घास सूखने लगी, तो उन्हें पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने अगले पैर और गर्दन को ऊपर खींचना पड़ता था। धीरे धीरे इन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप अफ्रीका के रेगिस्तान में लंबी अगली टांग व लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्भव हुआ। ये तो था अंग के उपयोग का प्रभाव। अब आता है अनुप्रयोग का प्रभाव। लैमार्क के अनुसार सांप झाड़ियों में बिलों में रहते थे, जमीन पर रेंग कर चलते थे, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे। जमीन पर सांप रेंग कर चलते थे, जिसके कारण उनके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे, और बिल में घुसने में भी बाधा उत्पन्न करते थे पैर। इसलिए इनके पैर धीरे धीरे लुप्त होते चले गए, जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित होते हैं। अन्य सरीसृप जैसे मगरमच्छ वगैरह, उनमें पैर अभी भी होते हैं, लेकिन सांपों में पैर लुप्त हो गया। अब इनके जो सिद्धांत थे, इनकी आलोचना की गई कुछ वैज्ञानिकों द्वारा। कौन थे मुख्य आलोचक? वीजमान तथा लोएब। इनका मानना था ऐसा कुछ भी नहीं है, उपार्जित लक्षणों की वंशांगति नहीं होती है। हमने बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग किया सफ़ेद चूहे के पूंछ को काट काट कर। कई जनरेशन तक उन्होंने चूहे के पूंछ काटे, लेकिन अगली जनरेशन ऐसी कोई भी नहीं आई जिसमें बच्चा कटी हुई पूंछ वाला पैदा हुआ हो। उनका मानना था कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति नहीं होती। वीजमान ने विकलीकरण यानी म्यूटाइलेशन प्रयोगों द्वारा सफ़ेद चूहों की पूंछ काटकर उनमें प्रजनन कराया। कई पीढ़ियों तक यह प्रयोग करने के बाद भी इनमें उत्पन्न किसी भी शिशु में कटी हुई पूंछ नहीं पाई गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि उपार्जित लक्षण वंशांगत नहीं होते हैं। अब इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल मनुष्य में भी हैं कि मनुष्य भी हर संतान को तैरना सीखना पड़ता है, और उसकी कई जनरेशन, अगर उसके कई पूर्वज अगर तैरना जानते हो तो भी वह जन्म से ही तैरने योग्य नहीं होता, सीखना पड़ता है। इस प्रयोगों के आधार पर वीजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अच्छा, अब एक चीज इसी को लेकर कि अगर लैमार्क का मानना था कि जो जीव अपने शरीर में परिवर्तन लाते रहते हैं जीवन काल में, वही उसके संतान में उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है। उसके लिए चीन में स्त्रियों के छोटे पैर का प्रचलन चला, तो कि स्त्रियों के पैर छोटे हों, इस वजह से उन्हें लोहे की जूतियाँ पहनाई गई, जिससे स्त्रियों की पैर छोटे हों। कई जनरेशन तक ऐसा किया गया, लेकिन आज भी कोई सफलता नहीं हुई। उनकी कोई संतान ऐसी पैदा नहीं हुई जिनकी पैर टांगें छोटी हों। चीन में स्त्रियों के छोटे पैर सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, जिसके लिए वे लोहे के जूते पहनती हैं। कई पीढ़ियों तक लोहे के जूते पहनने के बाद भी उनके बच्चों के पैर सामान्य आकार के ही थे। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के नाक कान छिदवाए जाते हैं। कई सदियों तक बीत जाने के बावजूद भी उनकी संतानों में छेद का कोई अंश भी नहीं पाया गया। रूसी वैज्ञानिक पावलाव ने चूहों को घंटी सुनाकर खाने के पास आने के लिए प्रशिक्षित किया। चूहों को घंटी बजाकर खाने के पास आने की को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पाया कि चूहों पर हर पीढ़ी में उन्हें यह प्रशिक्षण देना पड़ता था। मतलब ये नहीं था कि चूहे सीख गए हों कि घंटी सुन के हम खाने की तरफ आ जाएं, और ये लक्षण उनमें वंशांगत हो गए हों। उनके आने वाली जो संतान थी उनमें पहले से ही यह लक्षण विद्यमान थे कि घंटी बजाएं, अगर घंटी की आवाज़ आई मतलब खाना चाहिए, खाने की तरफ जाना है। तो ये चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद आता है नवलैमार्कवाद। नवलैमार्कवाद का मतलब क्या होता है? लैमार्क ने जो अपनी जैव विकास का सिद्धांत दिया, उस पर कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई
आलोचक बने, कुछ ने इसको सपोर्ट किया और अपने प्रयोग द्वारा इसको मिलाकर नव लैमार्कवाद प्रस्तुत किया। नव लैमार्कवाद क्या कहता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद को सही माना और इसके पक्ष में प्रमाण भी प्रस्तुत किए। अब कुछ वैज्ञानिकों ने जो अपने प्रयोग किए और ये माना कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है, उन्होंने मिलकर नव लैमार्कवाद प्रस्तुत किया। इसमें आता है समनर एक साइंटिस्ट जिन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने सफ़ेद चूहों को 20 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस पर पाला। इस टेम्परेचर वाले वातावरण में उसको पालने से उसके शरीर में पूंछ, पिछली टांग लंबी हुई और उन्होंने पाया कि इनकी संतानें जो थीं उनमें भी यही लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। तो इनका मानना था कि उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है। मैकडूगल ने अपना प्रयोग किया। मैकडूगल ने क्या किया, चूहों को प्रशिक्षित किया टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलने के लिए। चूहों को पानी में टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलने का प्रशिक्षण दिया। कितने 44 पीढ़ियों तक इन्होंने यह प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि शुरुआत में तो जो इनसे संतानों पैदा हुई उनमें कुछ ना कुछ इसकी लक्षण वंशांगत हुई कि चूहों को रास्ता ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। शुरुआत में थोड़ी परीक्षा देनी पड़ी और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा जितनी भी संतानें पैदा हो रही हैं उन्हें उतनी प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इनका भी मानना था कि वंशांगति लक्षणों का उपार्जित लक्षणों की वंशांगति होती है। फिर कैमरन ने अपना प्रयोग किया सैलेमेंडर पर। कैमरन ने अपना प्रयोग सैलेमेंडर पर किया। उन्होंने सैलेमेंडर को दो अलग अलग वातावरण में रखा। एक को काले वातावरण में रखा यानी डार्क इन्वायरमेंट में, और दूसरे को पीले वातावरण में रखा। तो जिसे काले वातावरण में रखा था सैलेमेंडर को, उसके शरीर पर काले धब्बे बन गए, और जिसे पीले वातावरण में रखा था उसके शरीर पर पीले धब्बे बन गए, और उनकी संतानों में भी ये वंशांगत हुए लक्षण। तो इनका मानना था कि लैमार्क सही कह रहे हैं। अब ये था लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशांगति का सिद्धांत। समझ में आया क्या है? लैमार्क कहते हैं कि जो जीव अपने जीवन काल में जो भी अर्जित करता है, जो भी सीखता है, वही लक्षण उसकी संतान में वंशांगत होते हैं, और ऐसे धीरे धीरे लक्षणों के वंशांगत होने से जीवों का विकास होता है और नई प्रजाति बनती है। ये लैमार्क का मानना था। अब आता है, अब इसकी आलोचना भी आपने देख ली कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें लैमार्क का ये जो सिद्धांत है लागू नहीं होता। इसके बाद आता है डार्विन का जो सिद्धांत आपने पढ़ा है। डार्विन ने किस पर प्रयोग किया था? प्रयोग नहीं मतलब एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था डार्विन के जो फिंचेस कहलाते हैं उनको देखकर। डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। अब क्या है इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।